नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जहां पर सभी 37 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह और वर्णमाला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वर्णमाला जो है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर कौन सा जो है वह विराम चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया में उपयुक्त विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग होगा। यानी कि अनिल घर आया और यहाँ पर जो है हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। थोड़ी देर रुका और चला गया यानी कि यहाँ पर कॉमा, जिसको हम अल्प विराम कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि निजवाचक संज्ञा का कोई भी भेद नहीं होता। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञा आती है। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं, बल्कि यह जो है सर्वनाम का भेद होगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द और क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको जो है वह सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के दोस्तों कुल जो 6 भेद होते हैं। जैसे पहला जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी में व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है, जिसमें मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सोई, कोई, कुछ, कौन और क्या जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग, अगिन, आग्नेय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आग्नेय जो है यह विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, आपने सुना होगा आग्नेय चट्टान, तो यानी कि चट्टान की विशेषता क्या है कि वो आग्नेय है, तो इसलिए जो है यह एक विशेषण शब्द है। बाकी आग जो है संज्ञा शब्द है और इसका जो तत्सम है वह अग्नि होता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, वाच्य और कारक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि अव्यय जो होते हैं यह अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसे ही बना रहता है। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः अव्यय है। यानी कि ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं है, वो उसी एज इट इज ही जो है लिखे जाते हैं, तो उनको जो है अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, तो आप इसको कभी बदल नहीं सकते। आप तेज को तेजो नहीं कर सकते, बशर्ते आप तेज के आगे पीछे कुछ लगा सकते हैं, जैसे बहुत तेज, ज़्यादा तेज, परंतु तेज को आप बदल नहीं सकते। तो ऐसे शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं और यह जो है अविकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 8 हम देखेंगे कि दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो जब भी प्रश्न में नकारात्मक चीज़ें पूछी जाए तब आपको विशेष ध्यान देना होता है उस प्रश्न का। तो यहाँ पर हमको स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि हमको ये ऐसे शब्द बताना है जो हमेशा पुल्लिंग रहता है, जैसे रामायण, प्रार्थना, मकान और मछली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मकान जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, यानी कि गलत युग्म बताना है। सर्दी का सर्दियाँ, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे और झाड़ी का झाड़ियों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि झाड़ी का झाड़ियों या जो है असंगत युग्म है। तो इसका जो संगत युग्म होगा वह झाड़ियों न होकर बल्कि झाड़ियाँ होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा झाड़ियाँ।
महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा, तो इस प्रश्न का यानी महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है, हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का यह उदाहरण है। अब साथियों यहाँ पर मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको काल से प्रश्नों को बता रहा हूँ, तो आप जो है नोट करते चलेंगे। अपूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के भूतकाल के शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और यहाँ पर जैसे रहा था, रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह अपूर्ण भूतकाल में होते हैं। और जैसे श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, तो यहाँ नहीं कि आप एक बार सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह विद्यालय जा रहा था, यानी कि अभी वह विद्यालय पहुँचा नहीं था, यानी कि अभी कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल जो है वह प्रयोग होता है। उससे दौड़ा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं और जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हम देखेंगे कि तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अपक्षरा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा और परा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह विकल्प यानी कि पराधीन में पर उपसर्ग लगा है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित और अधिकता, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों प्रत्यय को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि इत और ता जो है प्रत्यय है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर केंद्रित में इत और अधिकता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए, यानी कि हमको पाप का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पाप का जो विलोम होगा वह पुण्य होगा। निम्नलिखित में अनग का विलोम है, तो हमको अनग का दोस्तों विलोम बताना है कि अनग का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अनग का जो विलोम है वह अघी होगा। बाकी निष्पाप का पाप और कृति का अकृति जो है वह विलोम शब्द होंगे। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित काल के लिए होता है, अवधि के लिए होता है, समय के लिए होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए होता है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है और प्रश्नगत विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे जो प्रयुक्त शब्द है वह अवधि होगा। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों सस्य, कुलीन, आभारी और कांतार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची है वह कांतार होगा। कांतार शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द यानी कि दोस्तों वन, कानन, विपिन, बिहड़, विटप, अक्ष और जो है यह सभी जो है अरण्य के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। अरण्य का सिंपल सा अर्थ होता है वन यानी कि जंगल। निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? इज्जत, अभिमान, सम्मान और श्रेष्ठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मान का अर्थ जो है वह श्रेष्ठ नहीं होता है बल्कि इज्जत, अभिमान और सम्मान होता है। अभय, उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है कि अभय और उभय का, तो यहाँ पर दोस्तों अभय का जो अर्थ होता है वह निडर और उभय का जो अर्थ होता है वह दोनों में होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए होगा सही। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला और पहले जन्म लेने वाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। बहुत जानने वाले को दोस्तों बहुज्ञ कहते हैं और पहले जन्म लेने वाला जो है वह अग्रज कहलाता है। अज्ञ का अर्थ है दोस्तों जो सब कुछ जानता है, जिससे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके और जो कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अज्ञ का अर्थ है वह जो कुछ भी नहीं जानता है।
जो कुछ नहीं जानता है दोस्तों उसके लिए अज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय और जिसके आर पार देखा जा सके दोस्तों उसको जो है पारदर्शी कहा जाता है। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है वह बताना है। अनुदित का अनुधनुदित, अवनिंद्र का अवनिधनिंद्र, श्रद्धानंद का श्रद्धधनानंद और बुद्धार का भूध अनुद्धार। तो यहाँ पर हमको साथियों गलत शब्द बताना है कि किसमें जो है वह गलत प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी यानी कि श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद होगा वह श्रद्धा धन आनंद होगा। तो इसलिए यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है श्रद्ध शब्द ही लिखा है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास का जो यह उदाहरण है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और इसके समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय भी होता है, जैसे यथामति या जन्म प्रतिदिन, यथावत प्रतिमा प्रतिदिन आदि जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो है शुद्ध करके इस प्रश्न को लिखना है। तो यहाँ पर हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। तो यहाँ पर साथियों जो शुद्ध वाक्य होगा वह विकल्प यानी कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। और अन्य जो है कि हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारे देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, यह भी गलत है, यह भी गलत है और बाकी जो है ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? अनुभाव, समभाव, संचारी भाव और विभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण जो है वह विभाव जो है वह होता है। अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विभाव। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9, 4, 8 और 16। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि छंद की दृष्टि से गणों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या 8 है। 8 गण इस प्रकार है: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण और भगण, नगण और सगण। तो इसको हम इस तरह से भी ट्रिक से याद करते हैं कि या माता राजभा न सालगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो वहाँ पर जो है विकल्प डी यानी कि अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा जो है वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 30 यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, यहाँ पर हमको बताना है दोस्तों। तो फ, अंगा, ड और ज। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि किस शब्द से शब्द का आरंभ नहीं होता? तो अंगा से भी किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है। गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अवर्णनीय सुख जो है गूंगे का गुण जो है वह लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। 32 नंबर प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कहीं ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अन्य लेखकों की रचनाएं हम साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो लेखक हैं उनकी अन्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर आदि। डॉक्टर राजकुमार वर्मा की रचनाएं हैं अंजलि, अभिशाप, निशिथ, जौहर, चित्तौड़, पिता आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि। और रामविलास शर्मा जी के द्वारा जो है वह प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति आदि जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहाँ पर साथियों गद्यांश को पढ़ करके हमको उत्तर देना है। तो
जो आपको मैं टेलीग्राम पर या जो PDF दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और एक बार साथियों अनसीन पैसेजेस का चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आप पैसेज को 1 से 2 बार आराम से पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए। तो आप जो है जितने भी पैसे से प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर दे लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम उत्तरों को देख लेते हैं कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आत्मनिर्भर और आत्मबल। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों का विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? स्वार्थमय तथा अस्थिर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि निस्वार्थ और गतिहीन जो है वह इसका विलोम होगा। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः है सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सफलता जो है स्त्रीलिंग, कार्य पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता यह भी जो है पुल्लिंग शब्द है। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आत्मनिर्भर बनना जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है।